हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज की जो क्लास है वो आपकी इकोनॉमिक्स की सेकंड क्लास है और आप में से किसी ने भी इकोनॉमिक्स की फर्स्ट क्लास जो इंट्रोडक्शन क्लास थी नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, इकोनॉमिक्स के प्लेलिस्ट में, और जाकर उसको ज़रूर देखिए। आपका जो ये बैच चल रहा है चाणक्य बैच है, ठीक है। चाणक्य बैच का जो उसका थंबनेल होगा उस पर जाकर पढ़िए उसको और उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। और मैं जिस हिसाब से लेकर चल रहा हूँ आपको उसी हिसाब से थियरी को खुद से रीड करते हुए सेल्फ स्टडी से अपना जो कंटेंट है जो आप समझ चुके हैं उसको पढ़ने के बाद उस कंटेंट को अपने शब्दों में अपना नोट्स प्रिपेयर करिएगा। सेम टू सेम नहीं छापना है, सेम टू सेम नहीं उतारना है, ठीक है। मैं आपको समझाने के लिए पूरा थियरी लेकर चल रहा हूँ, थियरी पढ़ते हुए चल रहा हूँ, नहीं तो मैं सिर्फ आपका टेम्पलेट बनाता और टेम्पलेट बनाकर उसमें सिर्फ टॉपिक्स लिख देता और टॉपिक समझा कर चला जाता। लेकिन मैं आपके लिए, चूँकि आपका नोट्स प्रिपेयर रहे, आगे आपको काम आए और आप सेल्फ स्टडी करना सीख जाएं, तो इसलिए मैं आपके लिए ये काम कर रहा हूँ, इतना मेहनत कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं जैसे लेकर चल रहा हूँ आप सबको उसी हिसाब से चलते रहिए, उसी हिसाब से पढ़ते रहिए। सो वेलकम टू द क्लास और शुरू करते हैं, ठीक है। तो ये मैंने पिछले क्लास में आपका 5 पेज तक पढ़ा दिया था, यानी मैंने ये एग्रीकल्चर सेक्टर स्टार्ट कर दिया था और ये मैं पहले ही आप सबको पढ़ा चुका हूँ। ये जो केस स्टडी था, क्या बोलते हैं इसको, बॉक्स नंबर 1.2, ये जो उस टाइम पे ब्रिटिश कॉलोनियल के टाइम पे हमारी जो खेती थी, ब्रिटिश कॉलोनियल के पहले जो हमारी खेती थी वो कैसी थी, इसका ये केस स्टडी है, ठीक है। अब हम आते हैं आपका 6 चैप्टर पे, पेज नंबर 6 पे। लेट इट बी zoomed। तो अब सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर कंटिन्यूड टू एक्सपीरियंस, ठीक है। जिन्होंने अपना नोटबुक लेकर नहीं बैठे हैं, जो लोग अपना नोटबुक लेकर बैठिए और बुक लेकर बैठिए और बुक लेकर इसको अगर आप हाईलाइट कर सकते हैं तो हाईलाइट करते चलिए, या फिर नहीं है बुक, कहीं और बैठे हैं तो आराम से इसको बस देखते चलिए, ठीक है। एक्सपीरियंस स्टैगनेंट, एग्रीकल्चर सेक्टर कंटिन्यूड टू एक्सपीरियंस स्टैग्नेशन एंड नॉट इनफ्रिक्वेंटली unusual deterioration. Agricultural productivity became low tough. In absolute terms, the sector experienced some growth due to the expansion of the aggregate area under cultivation. यानी जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो और ज़्यादा कल्टीवेशन, यानी क्या बोलते हैं उसको, खेती की नई जो तकनीक आई कल्टीवेटर का, उससे और ज़्यादा एक्सपेंड हुई और एग्रीकल्चर में ज़्यादा फ़ायदे, प्रोडक्टिविटी जो लो हो गई थी वो बढ़ी, ठीक है। एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी बिकम लो द इन एब्सोल्यूट टर्म्स द सेक्टर एक्सपीरियंस सम ग्रोथ ड्यू टू द एक्सपेंशन ऑफ द सेक्टर एक्सपीरियंस्ड सम ग्रोथ, ठीक है। कुछ ग्रोथ हुआ सेक्टर में, एग्रीकल्चर सेक्टर में, ड्यू टू एक्सपेंशन ऑफ एग्रीगेट एरिया अंडर कल्टीवेशन, यानी कल्टीवेशन, कल्टीवेटर आता है। अगर मैं इसको काटूंगा गूगल से, मैं आपको दिखा सकता था, लेकिन इस सॉफ्टवेयर को काटूंगा तो पूरा वीडियो कट जाएगा, तो फिलहाल के लिए ऐसे ही समझते हैं। कल्टीवेशन, दिस स्टैग्नेशन इन द एग्रीकल्चरल सेक्टर वाज caused mainly because of various systems of land settlement that were introduced by colonial government.
particularly under the zamindari system which was implemented in the then Bengal presidency comprising part of the India's present day eastern state। यानी जो ज़मींदारी सिस्टम था कि जो ज़मींदार बनाए जाते थे और उनको भूमि दे दी जाती थी कि ये आपके अधिग्रहण में ये भूमि है और इस पे खेती कराइए, इससे जो प्रोडक्शन होगा, जो इसका खर्च होगा, जो इससे इनकम होगी, वो सभी फिर कर के रूप में सरकार को मिलेगी, बाकी आप रखिएगा। तो ये सबसे पहले बंगाल में हुआ था, यानी बंगाल में। द profit accruing out of the agricultural sector went to the zamindars instead of the cultivators। यानी जो खेतीहर थे, जो खेती करते थे, जिनको जब पहले अंग्रेज़ों ने ज़मींदारों को भूमि दे दी, अब ज़मींदार क्या करते थे, उसको किसानों को अलॉट कर देते थे कि इस 10 कट्ठे या फिर 10 बीसे ज़मीन पे आप खेती करेंगे। और जो खेती कर रहा है, जो मेहनत कर रहा है, जो बीज लगा रहा है, उसको उसका प्रॉफिट यानी उसका इनकम नहीं मिलता था। जो लगाया उसने लगाया, लेकिन जो प्रॉफिट हुआ वो सारा ज़मींदार को मिलता था। However, a considerable number of ज़मींदार्स, कितने भी ज़मींदार हों, and not just the colonial government, और कोई गवर्नमेंट को ही नहीं, सबको मिलता था, did nothing to improve the condition of agriculture। इन दोनों में से किसी ने, न ज़मींदार ने और ना ही गवर्नमेंट ने, कॉलोनियल गवर्नमेंट यानी जो ब्रिटिशर्स थे, इन दोनों में से दोनों ने प्रॉफिट लिए, लेकिन उसके बावजूद एग्रीकल्चर के इम्प्रूवमेंट के लिए न कोई तकनीक लाए और ना ही उसमें कुछ अच्छा करने का प्रयास किए। Interest of the zamindars was only to collect rent regardless of the economic condition of the cultivator। उस पे जो उनके जो कल्टीवेटर्स, जो खेतीहर थे, जिनको ज़मींदारों ने ज़मीनें अलॉट की थी, उनकी कंडीशन कुछ भी हो, अमीर हो, गरीब हो, मर रहा हो, जी रहा हो, उसके बावजूद उसको सिर्फ उसके रेंट से, यानी जो ज़मीन की कीमत, जो ज़मीन का किराया था, बटाई बोलते हैं उसको, जो उसका प्रॉफिट था और जो बटाई था, वह उसी से उसको मतलब था, उसके इकोनॉमिक कंडीशन से कुछ लेना देना नहीं था। वो मर रहा है, जी रहा है, उसकी बेटी की शादी है, बेटे की शादी है, कहाँ खर्च है, मेडिकल एक्सपेंसेस, कुछ नहीं उसको मतलब था। सिर्फ उसको प्रॉफिट चाहिए था, जो उसके खेत से जो अनाज उगा उसको बेचकर जो पैसे आए वो चाहिए था, और उसके ज़मीन का रेंट चाहिए था। उसको एक तरह से कर बोल सकते हैं, ज़मींदारी कर। This caused immense misery and social tension among the latter। To a very great extent, the terms of the revenue settlement were also responsible for the zamindars adopting such an attitude। Date for depositing specified sums of revenue were fixed। अब ज़मींदारों के लिए भी जो प्रॉफिट था वो लेना, थोड़ा उसको कैलकुलेट करना थोड़ा मुश्किल हो रहा था। तो इन्होंने एक फ़िक्स्ड रेट रख दिया कि मुझे इतना रुपया फिक्स्ड चाहिए। वर फिक्स्ड, फेलिंग विच द ज़मींदार्स वॉज टू लूज देयर राइट्स। ज़मींदार्स अडॉप्टिंग सच एन एटीट्यूड, डेट्स फॉर द डिपॉजिटिंग स्पेसिफाइड सम्स ऑफ रेवेन्यू वर फिक्स्ड, फेलिंग विच द ज़मींदार्स वर टू लूज देयर राइट्स। और इस कारण से इन्होंने अपना जो राइट्स था उसमें उसको लूज़ करना स्टार्ट की, यानी इनके पास जो अधिकार थे वो धीरे धीरे इनसे छीनते गए। इसी तरह बिसाइड्स दिस लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, लैक ऑफ इरिगेशन फैसिलिटी एंड नेग्लिजिबल यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर्स, यानी टेक्नोलॉजी चूँकि नहीं थी और ना ही सिंचाई का साधन, ना ही कल्टीवेशन का साधन और ना ही किसी तरह की टेक्नोलॉजी, तो इस कारण से चूँकि ज़मीनों की धीरे धीरे प्रोडक्टिविटी घट रही थी, तो घटते घटते इनका प्रॉफिट जो है कम होने लगा। और जो इन किसानों से इनको कर जो आ रहा था, जो पैसे आ रहे थे, वो सभी
धीरे धीरे कम होते होते ख़त्म होने लगे। All added up to aggravate the plight of the farmers and contributed to the dismal level of agricultural productivity. There was, of course, some evidence of a relatively higher yield or cash crops in certain areas of the country due to commercialization of agriculture. इतनी सारी चीज़ें होने के बावजूद उनके पास कुछ ऐसे अनाज थे, कुछ ऐसी फसलें थीं जो उनको प्रॉफिट कमा कर दे रही थी, यानी जो उनको फ़ायदा करा कर दे रही थी। कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, कमर्शियलाइजेशन यानी कुछ ऐसी चीज़ें जैसे खैनी हो गई, गांजे की खेती हो गई, और जो अफ़ीम की खेती हो गई, ये सभी कमर्शियल टाइप के जो चीज़ें हैं, ये फसलें थीं। कुछ खाने लायक कुछ फसलें नहीं थीं, सब बेकार बेकार की फसलें थीं, लेकिन इनके लिए प्रॉफिटेबल फसलें थीं। अब ये आपके लिए कुछ काम की चीज़ है थोड़ी करने के लिए। अब इसको एक बार देख लेते हैं। कंपेयर द मैप ऑफ ब्रिटिश इंडिया विथ दैट द इंडिपेंडेंट इंडिया एंड फाइंड आउट द एरियाज दैट बिकेम पार्ट ऑफ पाकिस्तान। वाई वर दोज पार्ट्स सो इम्पोर्टेंट टू इंडिया फ्रॉम द इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू? रेफर टू योर एडवांटेज, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बुक इंडिया डिवाइडेड। इसको एक बार आप देखिएगा, आप गूगल पे भी सर्च कर लेंगे, ये आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकता है। What were the various forms of revenue settlement adopted by British in India? What did they implemented them and to what effect? How far do you think those settlements have a bearing on the current agricultural scenario? क्या ऐसे इफ़ेक्ट थे, क्या उन्होंने ऐसी पॉलिसीज़ लाई थी और उनका क्या इफ़ेक्ट था, और उनका आज की खेती में अभी भी क्या अंश बाकी है? इन योर अटेम्प्ट टू फाइंड आंसर्स ऑफ दिस क्वेश्चंस इफ़ यू मे रेफर टू रमेश चंद्र दत्त इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया विच कम्स इन 3 वॉल्यूम्स। ये सभी किताबें पढ़कर आपको इन सभी चीज़ों का रेफरेंस मिल जाएगा। आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इम्पोर्टेंट हो सकता है, ठीक है, इसको छोड़िएगा मत। एक बार आप ये सभी किताबें आप खोजेंगे कहाँ मिलेंगी, कहाँ, आप चुपचाप गूगल पे जाइएगा और गूगल पे जाकर इन सभी चीज़ों को एक बार सर्च कर लीजिएगा और एक बार रीड ज़रूर कर लीजिएगा। रीड करने के बाद अगर जो समझ में आए उसको अपने शब्दों में वर्क नोट करके अपना नोट्स बना लीजिएगा, ठीक है। नोट्स ज़रूर प्रिपेयर करिएगा, नोट्स में कुछ छूटना नहीं चाहिए। आते हैं आपके नेक्स्ट पेज। बट दिस could hardly help farmers in improving their economic conditions, as instead of producing food crops, now they were producing cash crops which were to be ultimately used by British industry back home. Despite some progress made in irrigation, India's agriculture was starved of investment in terracing, flood control, drainage and desalination of soil। यानी अब ये सभी उन्हीं कैश क्रॉप्स में ज़्यादा फोकस होने लगे जो ब्रिटिशर्स इनको पैसे देकर या फिर उनका अच्छा रॉ मटेरियल बन सकता था ब्रिटिशर्स का, और वो अपने देश इंपोर्ट कराते थे।
यही तो इनकी मंशा थी कि धीरे धीरे हमारा जो खेती है उसको बंद कर कर हमारे देश के जो किसान हैं उनको एक रॉ मटेरियल सप्लायर बना दिया जाए। ठीक है। बैक टू होम, डिस्पाइट सम प्रोग्रेस मेड इन इरिगेशन, बिना सिंचाई उचाई की साधन किए हुए कोई दिक्कत नहीं है, जो भी हो, जैसे भी ये क्रॉप हो, ये जितने भी पैसे थे ये सभी फ्लड कंट्रोल, बाढ़ को बचाने, ड्रेनेज सही करने और डिजिटलाइजेशन ऑफ सॉइल यानी मिट्टी को धीरे धीरे ख़त्म करने की ओर खर्च होने लगे। While a small section of farmers changed their cropping pattern from food crops to commercial crops, a large section of tenants, small farmers and sharecroppers neither had resources and technology nor had incentives to invest in agriculture. उनके पास धीरे धीरे इतनी भी, चूँकि वो लोग धीरे धीरे कमर्शियल कैश क्रॉप्स में डील करने लगे, कैश क्रॉप्स उगाने लगे और उगा कर अंग्रेज़ों से बेचने लगे। धीरे धीरे उनके पास इतनी भी ये इतने बर्बाद हो गए कि उनके पास इतने भी रिसोर्सेज नहीं बचे, इतने भी पैसे नहीं बचे कि वो अपने टेक्नोलॉजी पर और या फिर अलग चीज़ों पे अपना खर्च कर सकें या फिर और सभी रिसोर्सेज पे वो इन्वेस्ट कर सकें। अब आती है आपकी इंडस्ट्रियल सेक्टर। उस टाइम पर आपकी इंडस्ट्रियल सेक्टर क्या थी? इंडस्ट्रियल सेक्टर, एज इन द केस ऑफ एग्रीकल्चर सो ऑल्सो इन मैन्युफैक्चरिंग, इंडिया कुड नॉट डेवलप अ साउंड इंडस्ट्रियल बेस अंडर द कॉलोनियल रूल। उनके अंदर कोई भी ऐसा जो तगड़ा इंडस्ट्री था, कोई भी ऐसा नहीं बना। Even as the country's world famous handicraft industry declined, no corresponding modern industrial base was allowed to come up to take pride of place so long. जो हमारा शिल्पकारी, हस्तकारी, ये जो हैंडीक्राफ्ट की जो इंडस्ट्री थी वो भी धीरे धीरे डाउन होते होते विलुप्त हो गई, ख़त्म हो गई और नई कोई इंडस्ट्री उभर कर नहीं आई ब्रिटिश कॉलोनियल रूल के टाइम। द प्राइमरी मोटिव ऑफ द कॉलोनियल गवर्नमेंट बिहाइंड द पॉलिसी ऑफ सिस्टमैटिकली डी इंडस्ट्रियलाइजिंग इंडिया वॉज टू फोल्ड। द इंटेंशन वॉज फर्स्ट to reduce India to the status of a mere exporter of important raw materials। अब इनको धीरे धीरे जो important raw materials था इसका भी तबका हमारे इंडिया से छीनना था। धीरे धीरे ये सभी हमको, चूँकि इंडस्ट्रीज़ नहीं थी तो रॉ मटेरियल सप्लायर भी धीरे धीरे हम लोगों को नहीं बनने दे रहे थे, रॉ मटेरियल सप्लायर भी नहीं बनने दिया। इनका जो फर्स्ट मोटिव था टू रिड्यूस इंडिया टू द स्टेटस ऑफ मेयर एक्सपोर्टर, जो एक सबसे बड़ा एक्सपोर्टर था मसाला का या फिर हैंडीक्राफ्ट गुड्स का या फिर कोई भी बहुत सारी चीज़ें थी जो इंडिया एक्सपोर्ट करता था विदेशों में। तो जो सबसे बड़ा एक्सपोर्टर था उसको सबसे बड़ा रॉ मटेरियल सप्लायर बनाकर उससे भी कम करने लगे। एक्सपोर्टर ऑफ इम्पोर्टेंट रॉ मटेरियल फॉर द अपकमिंग मॉडर्न इंडस्ट्रीज इन ब्रिटेन the intention was first to reduce India to the status of a mere exporter of important raw material, यानी इम्पोर्टेंट रॉ मटेरियल का जो एक्सपोर्टर था इंडिया, धीरे धीरे उससे भी इसको कम करने लगे, इसको डाउन करने लगे और धीरे धीरे
रॉ मटेरियल इंडस्ट्री का जो एक्सपोर्टिंग का काम था वो भी धीरे धीरे बंद हो गया। सेकेंड टू टर्न इंडिया इनटू अ sprawling market for the finished products of those industries so that their continued expansion could be ensured to the maximum advantage of their home country। यानी इसका जो रॉ मटेरियल सप्लायर बनने का जो था उसको ख़त्म करके इसको एक बड़ा मार्केट यानी कंज्यूमर बेस्ड मार्केट बनाने में उन लोगों का फोकस था। क्योंकि रॉ मटेरियल्स ये यहाँ से भी मंगाते थे तो वो अपने देश मंगाकर उसको रिप्रोड्यूस कर कर कोई अच्छी चीज़ बनाकर और यहाँ पे बेचने का प्लान करते थे। तो मैंने जैसे फर्स्ट क्लास में बताया कि इकोनॉमी कैसे काम करती है, जब तक आप बाहर से कुछ पैसे नहीं लाएं तो आपके घर में पैसा जुड़ेगा नहीं, आपका पैसा या तो कम होते रहेगा या फिर उतना ही रहेगा। तो उसी हिसाब से ये सभी एक्सपोर्ट पे ज़्यादा ध्यान देते थे कि बाहर से पैसा लाया जाए। अब बाहर से कैसा भी पैसा हो, कम हो ज़्यादा हो, ऐड ही होगा। तो यही इंडिया को एक कंज्यूमर बेस बनाना चाहते थे, ठीक है, अपने प्रोडक्ट्स के लिए जो ब्रिटेन को फ़ायदा हो। इन दी अनफोल्डिंग इकोनॉमिक सिनेरियो द decline of the indigenous handicraft industry created not only massive unemployment in India but also a new demand in the Indian consumer market, which was now deprived of the supply of local made goods। यानी जो इंडस्ट्री थी धीरे धीरे ख़त्म हो गई, रॉ मटेरियल इंडस्ट्री उसको बनाया गया वो भी ख़त्म हो गई। तो अब इंडिया में सबसे ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट छा गई। वो सभी कहाँ से निकले हुए वर्कर थे? हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री से। अब वो सभी अब इसके कारण जो इंडिया में जो लोकल गुड्स की जो डिमांड थी वो तो थी ही, और उसकी सप्लाई धीरे धीरे ख़त्म हो गई। तो जब सप्लाई ख़त्म हो जाएगी तो अब माल कहाँ से आएगा? माल आएगा बाहर से। अब जब आपके सपोज़ एकदम छोटा सिनेरियो दे रहा हूँ आपको, अगर आपके पास खेती है और आप अपने खेत से चावल नहीं उगा पाएंगे, आपके खेत से चावल नहीं उगेगा तो आपको ख़रीद कर खाना पड़ेगा। तो वही हिसाब था कि आपको खाना तो है ही, तो आपके पास अगर नहीं उग रहा है तो यानी आपको कहीं से ख़रीद कर खाना पड़ेगा। तो यही हाल था हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री जो आपके इंडिया में नहीं बन रही है और वही चीज़ बाहर से बन रही है, लेकिन डिमांड है, लोग ख़रीद रहे हैं, ख़रीदना चाहते हैं, तो वो कहाँ से आएगा? बाहर से ही आएगा, आपके यहाँ तो बन नहीं रहा है। तो इसलिए एक इंडियन कंज्यूमर मार्केट बन गया, ठीक है, विच वॉज नाउ डिप्राइव्ड ऑफ द सप्लाई ऑफ लोकल मेड गुड्स। इसकी जो सप्लाई थी वो डाउन हो गई लोकल मेड गुड्स की। दिस डिमांड वॉज profitably met by the increasing imports of cheap manufactured goods from Britain। यानी जो ब्रिटेन से सस्ते जो हैंडीक्राफ्ट थे वो मंगाकर इसकी डिमांड पूरी की गई, और इसको ये पैसा कहाँ गया? तो ब्रिटेन गया, ये पैसा पूरा ब्रिटेन गया। इंक्रीजिंग इम्पोर्ट्स ऑफ चीप मैन्युफैक्चर्ड गुड्स फ्रॉम ब्रिटेन। अब चीप कैसे हुआ? तो जब यहाँ से ही रॉ मटेरियल, वो भी एकदम कौड़ियों के भाव में लोगे तो वो प्रोडक्ट जो बनेगा चीप ही बनेगा। अब लोगों का शोषण कर कर यहाँ से सप्लाई किया गया, यहाँ से माल भेजा गया, हैंडीक्राफ्ट का जो रॉ मटेरियल था, तो वो चीप होगा ही। ड्यूरिंग द सेकेंड हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी, यानी करीब 1950 के आसपास शायद, मॉडर्न इंडस्ट्री बिगेन टू टेक रूट इन इंडिया। हाँ, 1950 के बाद मॉडर्न इंडस्ट्री बिगेन टू टेक रूट इन इंडिया बट इट्स प्रोग्रेस रिमेन्स वेरी स्लो। अब किसी को पीट कर अधमरा कर दिया जाए और उससे बोला जाए कि खड़ा हो, वो खड़ा हो पाएगा?
वही हाल था हमारे देश का। पहले उसको तोड़ तोड़ कर टुकड़ों में तोड़ दिया गया और उसको बोला जाए कि अपने से खुद से खड़ा हो जाए, कहाँ से होगा और उसका ग्रोथ कितना होगा? घाव जल्दी भरेंगे? Very slow. Initially, this development was confined to the setting up of cotton and jute textile mills. तो इसीलिए कॉटन इंडस्ट्री, ऊन की इंडस्ट्री और जूट मिल ज़्यादा से ज़्यादा लगाए गए और इन्होंने ही इकोनॉमिक को कुछ बूस्ट दिया। द कॉटन टेक्सटाइल मिल्स मेनली डोमिनेटेड बाय द इंडियंस वर लोकेटेड इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री। वेस्टर्न पार्ट यानी पश्चिम बंगाल साइड, बंगाल के बांग्लादेश में और पश्चिम बंगाल के साइड ज़्यादा और बर्मा के साइड ज़्यादा से ज़्यादा जो जूट मिलें थी, बिहार से, झारखंड से और यूपी से, इन सभी राज्यों से, उड़ीसा से लोग ज़्यादातर वहाँ पर जाते थे जूट मिल में काम करने के लिए। तो जूट मिल और जो कॉटन मिल्स थी वही इंडिया की इकोनॉमी को थोड़ी बूस्ट दी। Western part of the country, namely Maharashtra, Gujarat, while jute mills dominated by the foreigners were mainly concentrated Bengal. While the jute mills dominated by the foreigners were mainly concentrated in Bengal. Subsequently, the iron and steel industry began coming up in the beginning of the 20th century. The Tata Iron and Steel Company, TISCO, was incorporated in 1907. 1907 में जो टाटा की जो टिस्को थी, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, ये 1907 में बनी थी। कितने में बनी थी? तो 1907 में इनकॉर्पोरेट हुई थी। A few other industry in the field of sugar, और इंडस्ट्री लगी शुगर में, फिर सीमेंट की, फिर पेपर की, एंड केम अप आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। दूसरे विश्व युद्ध के बाद ये फिर से चालू होने लगी, ये सभी अस्तित्व में आई। हाउ एवर देयर वॉज हार्डली एनी कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री टू हेल्प प्रमोट फर्दर इंडस्ट्रियलाइजेशन इन इंडिया। कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री यानी क्या होता है? कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री यानी मशीन जो बनाने वाली कंपनीज़ हैं, जो बड़े बड़े मशीन्स होते हैं जिससे प्रोडक्शन हो, वो सभी इंडस्ट्री नहीं थी, मशीनें नहीं बन रही थी। तो ये सभी काम ज़्यादातर मैनुअली और दूर दूर से महंगे मशीनें खरीद कर लाना पड़ता था। तो इसलिए इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आने में बहुत ज़्यादा दिक्कतें हुई और बहुत स्लो आया। धीरे धीरे जब मशीनों की इंडस्ट्री बनेगी तब ना मशीन बिकेंगे और मशीन खरीद कर कोई अपना प्रोडक्शन स्टार्ट करेगा। अब जैसे चप्पल जूते की बनाने वाली जो मशीनें होती हैं बहुत महंगी आती हैं, अब जो वो मशीनें ही नहीं बने तो चप्पल जूते कहाँ से मैन्युफैक्चर होंगे? अब जब चप्पल जूते मैन्युफैक्चर नहीं होंगे तो जब वो मशीन की इंडस्ट्री नहीं होगी तो ये इंडस्ट्री नहीं चलेगी, ये इंडस्ट्री नहीं चलेगी तो प्रोडक्शन नहीं होगा, और जब प्रोडक्शन नहीं होगा तो डिमांड मीट नहीं होगा। डिमांड जब मीट नहीं होगा तो आपके सप्लाई में कमी आएगी, और सप्लाई में कमी आएगी तो इंपोर्ट बाहर से माल मंगा कर उसको पूरा करना पड़ेगा। तो इसमें फ़ायदा किसको होगा? बाहर वालों को फ़ायदा होगा। तो यही कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री नहीं होने के कारण, उसके बावजूद capital goods industry means industry which can produce machines, tools which are in turn used for producing articles for current consumption. The establishment of a few manufacturing units here.
अब ये आपके वर्क की कुछ चीज़ें हैं, इसको एक बार रीड कर लीजिएगा। प्रिपेयर लिस्ट शोइंग वेयर एंड व्हेन अदर मॉडर्न इंडस्ट्री ऑफ इंडिया वर फर्स्ट सेटअप, यानी कहाँ पे फर्स्ट जो इंडस्ट्रीज़ थी वो कहाँ पे पहले सेटअप हुई, वो मुंबई में हुई और बंगाल में हुई। Can you also find out what the basic requirements are for setting up any modern industry? उस मॉडर्न इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स थी, कौन कौन सी मशीनें चाहनी होती थी और क्या क्या रिक्वायरमेंट्स थी, ये आपको फाइंड करना है। और what for example might have been the reasons for the setting up of Tata Iron and Steel Company at जमशेदपुर, उसका क्या कारण था और इसका क्या एग्जाम्पल, क्या इसका कारण था कि जमशेदपुर में ही टाटा स्टील टिस्को की स्थापना हुई, विच इज़ नाउ इन द स्टेट ऑफ झारखंड, जो झारखंड में जमशेदपुर नगरी है वहाँ पे। हाउ मैनी आयरन एंड स्टील फैक्ट्रीज आर देयर इन इंडिया एट प्रेजेंट, are these iron and steel factories among the best in the world, or do you think that these factories and need restructuring and upgradation? If yes, how can this be done? There is an argument that industries which are not strategic in nature should not continue to be in the public sector। यानी कौन कौन सी आयरन स्टील कंपनीज़ हैं अभी इंडिया में जो अभी ऑपरेट कर रही हैं, क्या वो पुरानी हैं, कैसी हैं, उनमें कुछ काम करना बाकी है, उनको रीस्ट्रक्चरिंग करना पड़ेगा, अपग्रेड करना पड़ेगा नई टेक्नोलॉजी से, नई मशीनें से, ठीक है। उन या फिर कोई ऐसी स्ट्रैटेजी है जो आयरन की कंपनीज़ जो स्टील बनाती हैं, जो रॉड बनाती हैं, कंस्ट्रक्शन मटेरियल बनाती हैं, उनको कोई और स्ट्रैटेजी चाहिए मार्केट में उतरने के लिए या फिर इंडस्ट्री को ग्रो करने के लिए, ये आप खुद से गूगल पे सर्च करिए और गूगल पे सर्च करके आप अपना नोट्स ज़रूर बनाइएगा। ऑन अ मैप ऑफ इंडिया मार्क द कॉटन टेक्सटाइल जूट मिल्स टेक्सटाइल मिल्स दैट एग्जिस्टेड इन द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, ठीक है। आपकी वीडियो करीब 32 मिनट की बन चुकी है, तो आपका मैं ये कंप्लीट कर दे रहा हूँ। फॉरेन ट्रेड हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। तो देयर वॉज नो सब्सिट्यूट टू द नियर होलसेल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द कंट्रीज ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, इसका कोई ऐसा होलसेल या फिर डिस्प्लेसमेंट नहीं था कि किसी और तरीके से हमारी जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री है इसको फिर से चालू किया जा सके, ठीक है। फर्दर मोर द ग्रोथ रेट ऑफ द न्यू इंडस्ट्रियल सेक्टर एंड इट्स कंट्रीब्यूशन टू द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी एंड ग्रॉस वैल्यू एडेड रिमेन्स वेरी स्मॉल, इसी कारण से हमारे यहाँ प्रोडक्शन कम होने लगा और जीडीपी में जो कंट्रीब्यूशन था ये कम होने लगा। जीडीपी आपको 12th में पढ़नी है, अभी मैं ब्रीफ में बता देता हूँ। जितनी भी हमारे यहाँ पूरे हमारे देश में एक साल में जितने भी प्रोडक्ट बनते हैं और बनकर बिकते हैं उसको जीडीपी कहा जाता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कितने प्रोडक्ट बने, कितनी हमारे यहाँ मैन्युफैक्चरिंग हुई, उसको जीडीपी कहा जाता है, ठीक है। अभी ब्रीफ है, डिटेल में नहीं जाऊँगा, डिटेल में आपको 12th में पढ़ना है मैक्रो इकोनॉमिक्स में, ठीक है। Another significant drawbacks of the new industrial sector was the very limited area of operation of the public sector। ये भी था कि अभी मार्केट पूरा खुला नहीं था, ट्रांसपोर्टेशन का साधन नहीं था उतना कि माल यहाँ से वहाँ जाए, तो जो प्रोडक्शन होता था वो एक ही दायरे में रहकर ख़त्म हो जाता था, क्योंकि डिमांड ज़्यादा थी, प्रोडक्शन कम हो रहा था। Limited area of operation of the public sector. This sector remains confined only to the railways, power generation, communication, ports and some other departmental undertakings। ये जो पब्लिक सेक्टर था, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स, ये सभी सरकार का जो पावर सेक्टर, रेलवेज़
और यानी जो BSNL आपकी कंपनी है पावर जनरेशन में हो गया, ONGC हो गया और कोल इंडिया हो गया, ये सभी चीज़ें पावर थर्मल प्लांट्स में ये सभी चीज़ें थी। पोर्ट्स हो गए, बंदरगाह हो गए, सम अदर डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग और सभी इंडस्ट्री हो गई, ये सभी गवर्नमेंट के अंदर थी, पब्लिक अंडरटेकिंग थी, ठीक है, पब्लिक सेक्टर कंपनी थी। तो ये सभी कम एरिया में ही ऑपरेट कर सकती थी, ठीक है। बाकी फॉरेन ट्रेड जो है वो आपकी कल चलेगी, नेक्स्ट क्लास में आपकी होगी। तो वीडियोस को मिस मत करिए, प्रीवियस वीडियोस को ज़रूर देखिए, क्योंकि वो नहीं देखेंगे तो आगे समझ में नहीं आएगा, ठीक है। और अपना नोट्स बनाते रहिए और सेल्फ स्टडी ज़रूर करिए। मैंने ये अभी जितना भी पढ़कर आपको समझाया, इसको दोबारा खुद से रीड करना है और रीड करने के बाद खुद जो समझे उसको अपने शब्दों में लिखना ज़रूर है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास होगी आपकी अकाउंट्स या फिर BST की होगी, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।